नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। दिल्ली पुलिस आज उनके खिलाफ एफआईआर करने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहलवानों की शिकायत पर आज ही एफआईआर दर्ज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महिला पहलवानों को सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप है और देश के नामी गिरामी पहलवान कई दिनों से उनकी गिरफ्तारी की मांग के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। और पहलवानों के समर्थन में अब खेल जगत की बड़ी हस्तियां भी आ गई हैं। 7 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक एफआईआर इस मामले में नहीं हुई, जिसके बाद पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी से करवाई जानी चाहिए, जिसकी निगरानी पूर्व जज करें। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले के पीछे कुछ और भी है। हालांकि ये गंभीर मामला है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहूंगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप हुआ तो दिल्ली पुलिस की तरफ से मिस्टर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए और उन्होंने अपीयर होते ही कहा कि जी क्योंकि कंप्लेंट्स से कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, इसलिए हमने फैसला किया है कि एफआईआर दर्ज आज ही कर ली जाएगी। हमने कोर्ट में गुहार लगाई कि जी आप इस केस को तो अब एफआईआर जो है इस मामले में दर्ज होने वाली है और अब इसको लेकर जो पहलवान है उनकी तरफ से मीडिया में अपनी बात रखी जा रही है, वो आपको सुनाते हैं। उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। सबसे पहले तो मैं जितने भी खिलाड़ियों ने हमारे समर्थन में ट्वीट किए हैं, क्योंकि मैंने खिलाड़ियों से अपील की थी कि अभी हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। तो जितने भी खिलाड़ियों ने भारत में इंडिविजुअल गेम में 2 ओलंपिक गोल्ड हैं और दोनों ओलंपिक गोल्ड ने खिलाड़ियों के हक में ट्वीट किए हैं, क्योंकि वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। और जो दिल्ली पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि बृजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप एफआईआर दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। और जो सभी महिला संगठन हैं जो भी यहाँ हमारे सपोर्ट में आए और अपने एरिया में जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई महिलाओं ने गिरफ्तारी दी है अपना। हाँ, पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, गिरफ्तारी भी दी है। तो सब इतना मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। काफी अच्छा लगा देख के कि आज बहुत सारे एथलीट ने हमारे पक्ष में ट्वीट किया है। काफी बॉलीवुड के जो स्टार हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है और वो भी हमारे साथ में न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी खिलाड़ियों से फिर अपील रहेगा, और पहले भी मैं वही बोल रही थी, अगर देश में खेलों को बचाना है तो ऐसे लोगों के चंगुल से पहले स्पोर्ट्स को छुड़वाना होगा। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं है, ये हर स्पोर्ट्स की बात है। मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, काफ़ी दूसरे एथलीट से जो दूसरे गेम में हैं उनसे भी मेरा कांटेक्ट रहता है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सभी परेशान हैं, हर किसी से सब परेशान हैं। तो मैं आप सब के माध्यम से अपनी एक आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। और जितने भी फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनसे भी कंटिन्यू टच में रहने की कोशिश करूँगी कि अगर देश का भविष्य अगर स्पोर्ट्स में बचाना है
तो हमें एक साथ आना होगा। और सिर्फ सोशल मीडिया पे आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके कि आप हमारे लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो अदर स्पोर्ट्स में जो एथलीट सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपनी आवाज उठा नहीं सकते हैं या उनकी आवाज को दबाया जा रहा है या वो बोल नहीं सकते हैं, किसी कारणवश से वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, उनकी आवाज आप बन सकते हैं। आज हमारे देश में स्पोर्ट्स को बचा सकते हैं। तो मेरा आज भी यही अपील रहेगा कि हम जंतर मंतर पे हैं, कंटिन्यू अपने हक की, अपने न्याय की मांग के लिए आप भी हमारे समर्थन में आइए और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बचाने के समर्थन में आइए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं आज नहीं आए ना, तो कभी भी दोबारा ये ऐसा मौका नहीं आना है जिंदगी में कि हम हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को बचा लेंगे। FIR अगर दर्ज हो रहा है, अगर लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है तो FIR दर्ज करने के लिए मुझे लगता है कि ये इनफ है। जो भी सबूत देने होंगे, पहले हमने बहुत काफी सबूत दिए हैं, लेकिन अभी आगे जितने भी सबूत देने होंगे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ना कि किसी कमेटी के सामने या दिल्ली पुलिस के सामने। देखिए, जो FIR पहले दिन होने चाहिए थी वो 6 दिन लगे FIR करने में। ये लड़ाई FIR तक नहीं थी कि हम FIR चाहते हैं। FIR तो हम कैसे भी करके आगे तो 10 दिन बाद करवाई लेते। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। FIR तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं। जब वो मुकदमों में ही अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये एक और FIR से उसका कुछ नहीं होना। उसको जेल में डालना चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। और रही इलेक्शन की बात, तो कोई पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं कि हमें इलेक्शन से या प्रेसिडेंट पद से हमें कोई मकसद ही नहीं है हमारा इस चीज के लिए। आज भी उसी बात पे अड़िग हैं, भविष्य में भी इसी बात पे अड़िग रहेंगे कि रेसलिंग को बचाना है ऐसे लोगों से। और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को, जो रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स की, रेसलिंग में इतने सालों से ओलंपिक मेडल आ रहे हैं, जो संघर्ष हम लोगों ने रेसलिंग को इतना ऊपर ले जाने के लिए किया, मैं नहीं चाहती कि उसका भविष्य अंधकार में जाए। उसके लिए अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं बस। सर, पब्लिक में तो पुलिस ने भी हमारे नाम सब उसके निकाली दिए, जितनी भी महिला एथलीटों ने दिए हैं। कमेटी ने भी सोर्सेज के हवाले से वो नाम निकाले दिए हैं। कुछ बाकी रह नहीं गया कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं निकाली है, लेकिन निकाली है तो कमेटी ने वो नेगेटिव निकाली है। जो असली हकीकत थी, जो असली बात थी, वो तो उन्होंने छुपा के रख रखी है, जो उन्होंने नहीं निकाली है। लेकिन हम जब भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा, अगर वो कमेटी की जांच को मांगेगा तो शायद कमेटी को वो देनी पड़ेगी। उसके बाद में जो वो फैसला लेंगे वो बिल्कुल हम सबको मान्य होगा। आपके साथ में FIR के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड की लिस्ट है, उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। FIR के ऊपर बहुत है, जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। ये बात हो रही थी, अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहाँ जाते हैं? उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए। उन्होंने बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे? अगर हम टोटल टाइम निकालें तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। अरे नीचे बैठ जाओ। और रही कमेटी की महिलाओं की बात, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, तो आपसी जो मतभेद उनमें, तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से सोर्सेज के सारे सबको निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया। अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि एफआईआर की जानी चाहिए। इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, जो इंटरनल कमेटी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बनाई थी उसमें एक सदस्य है राधिका श्रीमन। हमने उनका एक आर्टिकल देखा है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक लड़की ने हरासमेंट की शिकायत की थी, लेकिन सोर्सेज के हवाले से तो वो एक लड़की भी सामने नहीं आ रही। उसके बिहाफ पे तो एफआईआर होना चाहिए था। देखिए, उच्च न्यायालय के सामने ये मामला जा चुका है। उच्च न्यायालय के अलावा हमें किसी कमेटी पे, किसी सदस्य पे, किसी पे भी कोई विश्वास नहीं है। अगर हम जाएंगे तो देश की अदालत में जाएंगे या हम उच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। ये बात हो रही थी कि कल एक मिनट दो सवाल है। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया एफआईआर दर्ज करने का, दिल्ली पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो क्या अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच की होगी वो आप लोगों से संपर्क करके तो आप लोगों को सहयोग करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी बात रखेंगे? पहला। दूसरा ये कि इसके एफआईआर दर्ज होने के बाद आपकी कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर आप अड़े हुए हैं और उसके बिना जो है प्रदर्शन अपना कर देंगे? सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस पर देखो, हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने एफआईआर की है। तो सबसे पहले तो यही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस को भी सहयोग कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। सबसे जैसे अभी डिस्कस हुआ ही है कि उसके जो सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सजा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे, क्योंकि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। कल ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर एफआईआर होगा, एक तबका ये कह रहा, मतलब कुछ लोग मेरे से भी बात कर रहे थे कि एफआईआर हो जाए तो शायद आप लोग चले जाए। तो आप आज जो डिसीजन लेने से पहले आप लोग ने इस बारे में डिस्कस किया? कल ये ऐसी अटकलें हो रही थी यहाँ पे कि अगर एफआईआर आज हो जाएगी तो आप लोग शायद चले जाएंगे। तो आज जो आप लोगों ने डिसीजन लिया उससे पहले ये सब चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस किया था? देखिए बिल्कुल, क्योंकि एफआईआर मैंने पहले बताया वो ये पीछे जो लगा हुआ है, जो चार्ट है पूरा 84 है उसके ऊपर पहले भी, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर दोबारा से भी ध्यान देंगे, इनको दोबारा लोग निकलवाना चाहिए और उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो जो ये अभी लगी है, जो अभी हम वेट करेंगे कि दिल्ली पुलिस कौन सी एफआईआर करती है, कैसी धाराएं लगाती है, क्योंकि पुलिस का अभी भी एतबार नहीं है। कि हम पहले बोला कि हमें विश्वास नहीं है पुलिस पे, क्योंकि पुलिस ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तब एफआईआर की तरफ गए हैं। तो और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई धरना खत्म हो जाएगा, जितने भी हमारे सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, जितने भी संगठन, किसान संगठन, मजदूर है, खाप पंचायतें हैं, हमारे कोचेज हैं, तो वो सभी डिसीजन लेंगे। अब ये साक्षी बजरंग मिलेश का डिसीजन नहीं है, ये पूरे इन लोगों का डिसीजन है जो हमारे साथ में जुड़े हैं। हम तो 7 दिन से बैठे हैं भाई, हम तो किसी ने बुलाया नहीं। भी बोला गया है कि जो माइनर है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और आप लोगों को भी अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पुलिस। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सभी खिलाड़ियों को, जो इसमें मुख्य चेहरा है, उन सभी को भी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और जिन खिलाड़ियों ने कंप्लेंट की उनको भी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ऊपर दिन मर्द आदमी कुछ भी कर सकता है, तो उसके सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो खुद बाहुबली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी अभी तक आए हैं हमारा समर्थन करने, और ऐसे ही हमारा समर्थन करने आते रहो। और फाइनल डिसीजन जो हमने बता ही दिया है कि अभी धरना चालू रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये आपने इन पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो कि जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से जो है वो धरना दे रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी जो याचिका थी उस पर बात हुई और यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने की बात जो है वो हुई। दिल्ली पुलिस आज ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज करेगी इस मामले में, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर इन पहलवानों का ये कहना है कि धरना इनका जारी रहेगा जब तक कार्रवाई नहीं होती है। वहीं आप देखिए कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का इसको लेकर कहना है कि धरने पर बैठने की बजाय किसी भी थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते थे, इस पर कोई रोक नहीं है। सारे कदम उसी दिशा में है, एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहां तक एफआईआर की बात है, ये धरने पर बैठने से पहले भी या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे, उस पर कहीं रोक नहीं थी। चलिए, तो ये आपने प्रतिक्रिया यहाँ पर देखी अनुराग ठाकुर की। जो ये पहलवान है, इतने दिनों से जो उनका ये प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर कई जगह से इनके समर्थन में भी जो है वो ट्वीट करते हुए लोग नजर आए, न कि पूर्व खिलाड़ी, एथलीट्स, बाकी जगहों से भी इनको समर्थन मिला। और अब जो इनकी बड़ी मांग थी कि एफआईआर यहाँ पर दर्ज हो, अब वो एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन उसके बाद भी संतुष्ट पूरी तरह से जो ये पहलवान है वो नजर नहीं आ रहे हैं। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, विमल मोहन हैं, आशीष भार्गव हैं। रवीश, सबसे पहले आपके पास में आता हूं आपसे। चलिए, रवीश से हम थोड़ी देर बाद वो जुड़ेंगे हमारे साथ, तो आएंगे उनके पास। लेकिन आशीष, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो है पहुंचा, अब एफआईआर इस मामले में दर्ज हो रही है। काफी सारी चीजें हैं जो अगर मांगे ही हम देखें यहाँ पर इन एथलीट्स की, तो क्या कुछ आज जब कोर्ट में हुआ, क्या कुछ वहां पर कहा गया? जी देखिए, काफ़ी अहम है इस मामले में। जब सुप्रीम कोर्ट जब दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई थी और आते ही उन्होंने ये बताया, सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट इससे पहले कुछ पूछता, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो दिल्ली पुलिस की तरफ से थे, उन्होंने आते ही कहा कि दिल्ली पुलिस ने डिसाइड किया है कि इस मामले में वो एफआईआर दर्ज करेगी और आज ही दर्ज करेगी। अब लिहाजा इस मामले में कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस को लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद कपिल सिब्बल जो महिला पहलवानों की तरफ से थे, उन्होंने मांग की कि मामले की रिटायर्ड जज की निगरानी में एक एसआईटी से, स्पेशल टास्क फोर्स से जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने की। दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि इनकी ये मांग नहीं थी, ये तो सिर्फ एफआईआर की डायरेक्शन लेने के लिए यहाँ पर आए थे, वो हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बंद करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आगे भी सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस महिला पहलवान पीड़ित जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर एक हलफनामा दाखिल करेगी और शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के सिर पर जो सुप्रीम कोर्ट की तलवार है वो लटकी की लटकी है, क्योंकि एफआईआर दर्ज तो उसने कर ली है ये सोचकर कि सुप्रीम कोर्ट का दखल दे, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, उससे पहले एफआईआर दर्ज हो जाए। लेकिन अब उसकी परीक्षा और बड़ी हो गई है, क्योंकि अब उसको दिल्ली पुलिस के सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो नहीं जानता कि शुक्रवार को किस इशू पे वो बात करेगा, क्या इशू उठा के सुनवाई करेगा। निश्चित तौर पर ये बड़ी गंभीर बात है जब देश की सबसे बड़ी अदालत किसी मामले की जांच बंद नहीं कर रही है। भले ही वो ये कह रही है कि वो इस केस की निगरानी, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरह की मॉनिटरिंग है। जब दिल्ली पुलिस के कहने पर केस बंद नहीं हुआ है, एफआईआर दर्ज हो गई है, लिहाजा अगले शुक्रवार को जब दिल्ली पुलिस यहाँ पर दोबारा सुनवाई के लिए आएगी, उसको ठोस कारण बताने होंगे, दिखाने होंगे, जताने होंगे और पेश करने होंगे कि उसने ये जांच की है और इस जांच में ये हुआ है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मामला यह बन गया है और शायद यही एक वजह है कि अब पहलवानों को लगता है कि धरने से उठना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यही एक तरीका है कि खेल के मैदान से बाहर जब दांव पेच चलते हैं वो एक अलग चीज होती है। यहाँ पर अदालती दांव पेच अभी चल रहे हैं और अदालती दांव पेचों में फिलहाल पहलवानों का पलड़ा भारी है। केस रजिस्टर आज ही हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि इतने गंभीर आरोप जब किसी शख्स पे लगे हों, जिसमें पोक्सो का मामला है, जो इतना स्ट्रिडेंट, इतना कठोर, इतने प्रावधान जिसके इतने कठोर हैं, तो क्या ऐसा एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस क्या एक्शन करेगी, सवाल ये है। क्योंकि अब पहलवान समझ रहे हैं, उनको मालूम होगा कि इतने कठोर प्रावधान अगर एक एफआईआर में किसी के खिलाफ दर्ज हो जाए और उसके बाद पुलिस कोई एक्शन न ले,
तो वो काफ़ी गंभीर मुद्दा हो जाता है और यही वजह है कि अब वो ये दबाव बना रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर, बहुत बड़ा दखल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आ गया है और दिल्ली पुलिस की परीक्षा की घड़ी भी और बढ़ गई है और तलवार सुप्रीम कोर्ट के जो उसके ऊपर है, जो उसे लगता था एफआईआर दर्ज करने के बाद शायद कोर्ट इस सुनवाई को बंद कर देगा, ऐसा हुआ नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि आने वाला शुक्रवार तक इस मामले में बहुत कुछ हो सकता है या फिर आने वाले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बड़ा दखल दे सकता है। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। आशीष, आगे अब इस मामले में क्या हो सकता है, इस पर भी आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन रवीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहलवानों ने रवीश अब से थोड़ी देर पहले अपनी बात यहाँ पर रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। एफआईआर अब इस मामले में दर्ज हो रही है, जांच इसमें होगी, लेकिन फिर भी संतुष्ट वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। अब धरना क्या जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक ही जारी रहेगा? देखिए, पहलवानों ने साफ कर दिया है कि ये धरना जारी रहेगा और उनकी 3 डिमांड हैं। पहला तो ये है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद में उनकी गिरफ्तारी हो ब्रजभूषण सिंह की, और अभी तक जितने भी पद हैं उनके पास में उनको जो है वो वापस लिए जाएं। खिलाड़ियों ने एक सबसे अहम ये भी बात कही है, एक तरीके से आरोप उन्होंने सरकार के ऊपर में लगाया, क्योंकि बार बार खेल मंत्री का ये बयान आया था कि 12 घंटे की उन्होंने मुलाकात की है और खिलाड़ियों की बात को गंभीरता से सुना है। अभी हमारी बात हो रही थी, खिलाड़ी ये कहे कि वो 7 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज 6ठा दिन है हालांकि, लेकिन कोई सरकार का नुमाइंदा उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा, बजरंग पूनिया ने खास तौर पर ये कहा कि जो अनुराग ठाकुर हैं वो ये कहे जरूर रहे हैं कि 12 घंटे उन्होंने बातचीत की, लेकिन 12 मिनट भी उन्होंने खिलाड़ियों को नहीं दिए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से एक कमेटी सरकार ने 3 महीना पहले बनाई थी, उस कमेटी के जो सदस्य हैं उस रिपोर्ट को लेकर उन सदस्यों में आपस में मतभेद है, तो उस कमेटी को कैसे वो माने, उस कमेटी की बात पर कैसे वो भरोसा करें। तो निश्चित तौर पर अब जो है वो जो खिलाड़ियों के अभी जो तेवर आपने भी सुने होंगे, उससे लग यही रहा है कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में उनका पूरा जो उम्मीद है वो टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आगे की सुनवाई में क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये धरना जो है वो अब यहीं पर जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का चलेगा, क्योंकि लगातार राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। तमाम सारे अलग अलग जगहों के लोग यहाँ पर उनसे जुड़ रहे हैं। आज ट्वीट भी हमने देखा खिलाड़ियों का, बॉलीवुड के तमाम सारे कलाकारों का। तो उससे अब जो है वो खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि जब तक इस लड़ाई को अब अंजाम तक नहीं पहुँचा देंगे, और अंजाम तक पहुँचाने का मतलब यही है कि सारे पद जो है वो लिए जाए ब्रजभूषण सिंह से, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो। तो ये जब तक डिमांड नहीं पूरी होती है तब तक धरना जो है वो शुरू रहेगा, जारी रहेगा, ये खिलाड़ियों का कहना है। बिल्कुल विमल, ये जो मांगे अब बता रहे हैं रवीश, अब जो खिलाड़ियों की अब सामने आई हैं, इसमें तो वक्त भी लग सकता है। अब यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज होने वाली है। यहाँ पर उनकी जो एक प्रमुख मांग मानी जा रही थी कार्रवाई के लिए, वो भी अब यहाँ पर हो रही है। तो अब आगे इसमें क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्या इसका हल अब आगे निकलेगा? कहां पर खिलाड़ी जो हैं, ये एथलीट्स हैं, वो संतुष्ट होंगे? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, एफआईआर भी कोर्ट में जाकर यहां पर दर्ज हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये पता नहीं कहां से कंफ्यूजन आया कि खिलाड़ी सिर्फ एफआईआर की मांग कर रहे थे, क्योंकि हमने जो इंटरव्यू लिया था विनीश का एनडीटीवी के दर्शकों को दिखाया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था, मेरा सवाल भी ये था कि क्या आप एफआईआर के बाद धरना प्रदर्शन छोड़ देंगे और आगे की कार्रवाई का, कानूनी कार्रवाई का इंतजार करेंगे? उन्होंने कहा था नहीं, जब तक ये अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक नहीं होगा। जहाँ तक इनके अध्यक्ष रहने की बात है, वो 1-1.5 महीने का वक्त और है इनका। वैसे भी इनके हाथ में कोई पावर नहीं, क्योंकि आईओए ने जो WFI की कमेटी बनाई, जिसमें सुमा शरूर और बाजवा हैं, वो अब आगे का ये देखना है उनको, और इलेक्शन होना है 1.5-2 महीने के अंदर। तो इनके पास अब वो पावर तो नहीं है, लेकिन ये डिमांड आज ज़रूर रखी है। एक नई डिमांड जो उन्होंने ये रखी कि पिछले 5 दिनों में क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की, इसलिए उन्हें उन पर भरोसा नहीं है, और उनके जो वकील हैं कपिल सिब्बल ने SIT के जांच की मांग की थी, वो मांग यहाँ पे नहीं जुड़ गई है। फिलहाल मुझे लगता है कि अगले वीक तक तो मतलब ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। शायद इन्हें अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान की जाए, जो नाबालिग लड़की है, उसके अलावा इन खिलाड़ियों के लिए भी शायद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम हो। दिल्ली पुलिस अगले 5-6 घंटे में जो एक्शन लेगी वो अहम होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगले 7-8 दिनों में ये क्लियर होगा
दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेती है, अदालत उस पर क्या कहती है, और कम से कम मुझे 7 दिन पहले ये धरना टूटता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन विमल, इस मामले को अगर देखें आप, पहले भी जब ये धरने पर बैठे थे तब भी एथलीट्स तब भी एक बड़ा मुद्दा ये बना था। जाहिर है जो आरोप हैं वो काफ़ी गंभीर है इस मामले में, लेकिन तब भी ये सवाल उठा था कि एफआईआर जो है आप लोग क्यों नहीं करा रहे हैं। एक प्रक्रिया का जो है होती है हर एक चीज़ के अंदर, वो सवाल यहाँ पर भी है कि अब कार्रवाई, अगर एफआईआर है तो उसकी जांच होगी, उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। इसको लेकर क्या रुख जो है ये एथलीट रखते हैं? देखिए, एथलीट का कहना, जो अदालत ने कहा है कि आप एक तरह से अनसिविलाइज्ड, उनको असभ्य कहा दिल्ली पुलिस को। अगर 5-7 दिन का केस है और अगर उसमें एक नाबालिग भी है जो कहा जा रहा है, एक पॉक्सो का केस है, या जो जितने संगीन आरोप हैं या सेंसिटिव मसला है, उस पर अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं करती है या अब तक नहीं कहती है, तुषार मेहता ज़रूर ये कह रहे हैं कि कुछ बातें ज़रूर है कि अभी ये माहौल नहीं है कि कहेंगे, अगले शायद शुक्रवार को कहें। तो ये एक इनकी एक मांग थी और कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात थी। अब देखिए 2-3 दिन पहले विनीश और दूसरे बजरंग जैसे पहलवानों ने आरोप लगाया था कि कुछ कोच जो हैं वो इन खिलाड़ियों के नाम दिल्ली पुलिस से लीक किए गए हैं और उनको धमकी दे रहे हैं। तो एक सुरक्षा का मसला भी है, लेकिन मेरी जितनी बात हुई है खिलाड़ियों से, वो जाहिर तौर पे चाहते थे ये एफआईआर हो, अरेस्ट हो, उसके बाद वो छोड़ेंगे। अगले 4-5 दिनों में या अगले शुक्रवार तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करती है, उस समय क्या रुख होगा ये कहने की बात अलग है। लेकिन अब तक जो इनकी मांग थी वो काफ़ी स्पष्ट है। एक मांग जो नहीं जुड़ी है वो एसआईटी की जांच की मांग, लेकिन वो तो अगर अरेस्ट होते हैं तो फिर ये ज़रूर कहा है कि इन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है, लेकिन अगले 7 दिनों में क्या रुख लेता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अगले 7 दिनों में क्या कुछ होता है इस मामले में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्रिया विमल आपका, रवीश आपका भी सब जानकारी के लिए। तो एक ये बड़ा मामला बना हुआ है, अब इसमें एफआईआर की बात जो है वो हुई है, लेकिन पहलवानों का ये कहना है कि निष्पक्ष जांच इसमें हो, कोर्ट का वो सम्मान करते हैं और धरना जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ पर जो है कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। शराब घोटाले के ईडी केस में जो उनकी याचिका थी उसको खारिज किया गया है और राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिली है। ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था और अब ईडी का जो मामला है इसमें एक बार राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका जो थी उसमें उनको राहत नहीं मिली है, उसको खारिज किया है कोर्ट ने। और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिलहाल यहां पर राहत इस मामले में नहीं मिली है। हमारे सहयोगी हमारे साथ शरद शर्मा जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। शरद, यहां पर मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्या कुछ कोर्ट में हुआ आज जमानत याचिका को लेकर? देखिए, कोर्ट में तो केवल आज कोर्ट ने यही बताया कि जो जमानत याचिका थी वो खारिज हो गई है, लेकिन आज के लिए अगर बात करें तो आज केवल यही कहा जाएगा कि मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। जबकि अगर झटके की बात करें तो मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई वाले केस में ही जमानत नहीं मिल पाई तो वो ज्यादा बड़ा झटका था। ईडी के केस में आसानी से जमानत वैसे भी नहीं मिलती है और माना यह जा रहा था कि जिस तरह से ये जो कथित शराब घोटाला है दिल्ली का, इसमें जो बाकी आरोपी थे उनको सीबीआई वाले केस में तो जमानत मिल गई, लेकिन ईडी केस में नहीं मिल पाई अभी तक। तो माना यह जा रहा था कि सीबीआई केस में शायद मनीष सिसोदिया को भी मिल जाएगी, ईडी केस में मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन मनीष सिसोदिया को तो सीबीआई केस में भी जो है जमानत कोर्ट ने नहीं दी, तो इसके बाद ईडी केस में तो वैसे भी उम्मीद बहुत ही कम थी। हालांकि चर्चा ये चल रही थी कि मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की लंबी बीमारी का हवाला दिया था और ये कहा था कि उनकी पत्नी बीमार हैं और उनका बेटा विदेश में है, तो अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए उनको जो है घर पे होना जरूरी है। तो ईडी ने इसका विरोध किया था सुनवाई के दौरान और ये कहा था कि जब वो चुनाव प्रचार पे रहा करते थे या दिल्ली में 18 मंत्रालय संभालते थे तब भी तो वो बाहर ही रहते थे। तो ऐसा चर्चा चल रही थी कि क्या कोर्ट जो है इस जो दलील है मनीष सिसोदिया के वकीलों की, इस पर क्या कुछ ध्यान देगी। लेकिन जो फैसला आया उससे साफ है कि ये दलील जो है कोर्ट में या ये रिक्वेस्ट जो है कोर्ट में नहीं टिक पाई
और अब मनीष सिसोदिया क्योंकि आरोपी नंबर 1 है इस केस में, तो सीबीआई ने तो सीबीआई केस में तो जमानत याचिका खारिज हो ही गई थी, अब ईडी केस में भी हो गई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे मनीष सिसोदिया। लेकिन शरद, इसको इस लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए झटका क्या नहीं मानना चाहिए कि भ्रष्टाचार का मामला है और आम आदमी पार्टी आरोपों को खारिज करती रही है, उसके बावजूद भी उनको यहां पर जमानत नहीं मिल पा रही है? देखिए, झटका तो है ही, भले ही हम ये कहें कि ये केस ईडी का था, जमानत आसान नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकली ये झटका तो होगा ही। और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इस तरह से इसको पेश करेगी कि देखिए लगातार आप जमानत मांग रहे हैं और लगातार ही कोर्ट जो है वो आपकी जमानत याचिका खारिज कर रहा है। लेकिन मैं अगर लीगली बोलूं, पॉलिटिकल तो ये होगा ही होगा, क्योंकि अगर जमानत मिल जाती तो आम आदमी पार्टी इसको एक क्लीन चिट की तरह भी पेश करती, या जो अभी तक चार्जशीट में नाम नहीं आ रहा था तो आम आदमी पार्टी इसे क्लीन चिट की तरह पेश कर रही थी कि देखिए अभी तक कुछ नहीं मिला इसलिए चार्जशीट में नाम नहीं आ रहा। तो ये पॉलिटिकली तो होगा ही, लेकिन लीगली जो चीजें समझी जाती हैं, मानी जाती हैं, वो यही है कि ईडी का केस जो होता है वो बाकी केस से अलग होता है, इसलिए इसमें जमानत मिलना आसान नहीं होता है और निचली अदालत में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अभी तक जो है ईडी के केस में जमानत जो है इस केस में मिलती हुई नहीं दिखाई दी है। हालांकि बाकी आरोपियों की सीबीआई केस में तो हो गई, मनीष सिसोदिया की सीबीआई वाले केस में भी जमानत नहीं हो पाई, तो इसलिए मनीष सिसोदिया के लिए और चिंता की बात है। और इस मुद्दे पर जाहिर सी बात है बीजेपी आम आदमी पार्टी को जरूर घेरेगी कि दोनों ही केसों में, चाहे सीबीआई का हो चाहे ईडी का हो, जमानत मनीष सिसोदिया को नहीं मिल पा रही है। जी शुक्रिया शरद आपका सब जानकारी के लिए। तो इस मामले में ईडी ने 9 मार्च को इन्हें गिरफ्तार किया था, मनीष सिसोदिया को, और ईडी के केस में जो याचिका थी उनकी जमानत की उसको खारिज किया है कोर्ट ने, राउस एवेन्यू कोर्ट से उनको राहत इसमें नहीं मिली है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है, राज्यों को खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने कहा है धर्म की परवाह किए बिना गलती करने वालों पर कार्रवाई करें। हेट स्पीच गंभीर अपराध है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, और देश के ताने बाने को प्रभावित करती है हेट स्पीच। और अब इस मामले में यहां पर कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, हेट स्पीच के इस मामले को बताइए जरा, इन याचिकाओं के बारे में, इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में, और क्या कुछ आज कोर्ट में यहां पर इसको लेकर और कहा गया है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर बहुत सारी याचिकाएं जिसमें मांग की गई कि हेट स्पीच को लेकर कड़े कानून बनाए जाएं, कड़ी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। उसी पर सुप्रीम कोर्ट कई बार बड़ी टिप्पणियां कर चुका है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीति को धर्म से अलग करना होगा क्योंकि इसी की वजह से हेट स्पीच दी जा रही हैं। तो यहाँ पर अब मामले वही थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य ये सुनिश्चित करें कि शिकायत ना भी हो तो स्व मोटो लेकर, स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करें, कार्रवाई करें और आगे बढ़ें। ये आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि उनका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, देश के जो सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि राज्य सरकार धर्म की परवाह किए बिना किसी भी धर्म के व्यक्ति अगर कोई हेट स्पीच देता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिल्ली में, यूपी में और उत्तराखंड में जो धर्म संसद के खिलाफ जो याचिकाएं थी जहां हेट स्पीच हो रही थी उसमें दिया था। इसको अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की ये बेंच है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हेट स्पीच है ये गणतंत्र के दिल में प्रभावित करती है और लोगों की गरिमा के साथ खेलती है, इसलिए इसे रोका जाना बहुत जरूरी है। और सब राज्यों की जिम्मेदारी है, केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि हेट स्पीच पर रोक लगाई जाए। इसलिए डायरेक्शन उन्होंने पास किया कि कोई भी राज्य हो, अब सभी राज्य जो हैं इस मामले में पार्टी भी बन गए हैं और सभी राज्यों को ये आदेश भी जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल। अब एक बड़ा अपडेट है इस मामले को लेकर ये। आशीष, आप रहिए हमारे साथ, एक और जानकारी जो है वो देते हैं दर्शकों को। रेलवे से जुड़ी हुई है। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत का ये मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार जो है वो कोर्ट ने किया है। बुजुर्गों की रियायत बहाल करने के लिए ये याचिका थी और ये सब सरकार के नीतिगत फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर ये कहना है। आशीष, इस मामले के बारे में भी थोड़ा आप बताइए, इसमें क्या कुछ जो है कोर्ट में और हुआ? जी देखिए, यहाँ पर एक याचिका आई थी जिसमें मांग की गई थी कि रेलवे ने जो वरिष्ठ नागरिकों का जो
कंसेशन था उसको बंद कर दिया था और इसके बाद वो शुरू नहीं किया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये कंसेशन शुरू कराए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच थी, उन्होंने कहा कि ये नीतिगत फैसले हैं, इसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता। सरकार ही वो संस्था है जहाँ पर वो देख सकती है वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा और इसका वित्तीय खजाने पर क्या असर पड़ेगा। ये तमाम चीजें एक बड़े पहलू हैं जो नीतिगत मामले में आते हैं, इसलिए हम इस मामले में दखल नहीं देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो जाहिर है कि फिलहाल ये सरकार के ऊपर है, रेलवे के ऊपर है कि वो वरिष्ठ नागरिकों को फिर से जो रियायत है वो शुरू करे या ना करे, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। जी शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो अब ये सरकार के ऊपर है कि वो इसमें क्या रियायत आगे देती है नहीं देती है, क्या वो फैसला करती है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इस पर कहना है कि इसमें कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। नीतिगत फैसले जो है वो होते हैं और ये सब सरकार के नीतिगत फैसले होते हैं। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज 9 महीने बाद पटना पहुंचे। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद वो पहली बार पटना पहुंचे हैं। उनके साथ उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे। राजीव रंजन हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। राजीव, अपने इलाज के बाद पटना जो है वो पहुंचे हैं, उनके लिए समर्थक भी वहां पर जुटे। कैसी वहां पर तैयारियां रही उनके समर्थकों की और क्या कुछ और देखने को मिला वहां? ये सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पटना पहुंचने पर खासतौर से जो लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद जबरदस्त और उत्साह के साथ कार्यकर्ता जो है उनके उत्साह कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। हालांकि लालू यादव की तबीयत जो है पहले की तरह अब ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है और जिस उनको बेल जो मिली हुई है अभी कोर्ट से, वो बहुत ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर लालू यादव का जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया है, उनके बेटे तेज प्रताप यादव थे और जो तमाम समर्थक जो है लालू यादव अमर रहे के नारे लगा रहे थे और तो एक कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि नया जोश और उत्साह देखने को नजर आ रहा है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि 3-4 दिन रहने के बाद लालू यादव फिर से जो है दिल्ली आ जाएंगे और फिर जो है कुछ दिनों बाद, हफ्ते 10 दिन बाद लालू यादव को फिर से एक बार सिंगापुर जाना होगा, जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसके आगे के चेकअप के लिए। जी शुक्रिया राजीव आपका इस सब जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी आप देखिए उस वक्त की जब वो वहां पर पहुंचे, उनका स्वागत जो है कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 9 महीने के बाद पटना पहुंचे हैं। तो इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम सवाल इंडिया का में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।